हेलो पीपल, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली आपके लिए क्या 25 नंबर का गिफ्ट, 25 प्लस मार्क्स का गिफ्ट। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। 25 मार्क्स का गिफ्ट बोले तो चैप्टर नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। रीजन, ये चैप्टर ऐसा है जो आपके जज्बात बदल देगा, जो आपकी काया बदल देगा, जो आपका वक्त बदल देगा, क्योंकि ये एक इकलौता चैप्टर है जो 25% मोर देन 25% मार्क्स कवर करता है सीए फाइनल के अंदर। ठीक है सर। चैप्टर हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम डिटेल में इन डिटेल कवर करने वाले हैं हमारी वीडियोस के अंदर। सो बेसिकली हमारी वीडियो के करीब करीब 4 से 5 पार्ट आएंगे शेड्यूल वाइज। सो हम लोग इस वीडियो के अंदर शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल बोले तो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 के क्लोज 6 क्लोज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 6 क्लोज आपके लिए कवर करने वाले हैं इन डिटेल। एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम में कैसे लिखना है आंसर, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के साथ। आगे आगे मैं जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं डिटेल बताता जाऊँगा। सो ये इकलौता वीडियो, ये 4-5 पार्ट आपने अच्छे से देख लिए तो गारंटी श्योरली सक्सेसफुली आपके 25 नंबर पक्के, 25 मार्क्स कंप्लीट। सो 40 नंबर लाने होते पास के लिए, 40 में से 25 नंबर तो तुमको ये अकेला चैप्टर ही दे देगा। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स टू द एक्ट, पेज नंबर है 19.42। जैसे कि हम लोग स्टडी मटेरियल से ही पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल से पढ़ो बच्चा और बढ़िया नंबर से एग्जामिशन लेके आओ, बढ़िया नंबर से पास हो जाने का। ठीक है। सो स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, एकदम जोरदार। जो चीज़ें रीड ओनली होगी वो मैं मार्क करवा दूंगा। चलिए सर, शेड्यूल्स टू द एक्ट। ठीक है सर। अब ये जो चार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए सो आपको समझाता हूँ। सो हमारे जो शेड्यूल्स है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। उसके भी 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, 2, 3, 4। इसके 3 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3। सो यहाँ पे क्या है, पार्ट 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड शेड्यूल के पार्ट है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब आपको ये तो चीज़ें याद हो गई। अब अगर आपको क्लोज बताऊं तो इसमें है 12, इसमें 2 क्लोज, इसमें 3 क्लोज, इसमें 2 क्लोज, इसमें 10, इसमें 4 और इसमें 1। सो बेसिकली अगर हम लोग बोलने जाए तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट है, सेकंड शेड्यूल के अंदर 3 पार्ट है। उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर 12, फिर 2, फिर वापस 3, फिर वापस 2, देन 10, 4, 1। क्या ये सर याद रखना पड़ेगा? ये चार्ट आप बना लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब टाइप ऑफ मिसकंडक्ट क्या रहेगा, अगर मैं बोलूँ आपको टाइप ऑफ मिसकंडक्ट क्या रहेगा। सो अगर हम आपको बताएं तो देखो यहाँ पे सब जगह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट। सो हमारे चार्ट में अगर हम लोग वापस चले, सो यहाँ पे मिसकंडक्ट क्या रहेगा, इन जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे अदर मिसकंडक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट है सर, यस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप जब आंसर एग्जाम में लिखोगे तो आपके लिए ये चार्ट बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। अब किसके लिए एप्लीकेबल है? बेसिकली ये जो प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल है या सर्विस वालों के लिए, तो वो भी देखते हैं। देखो जो पहला पार्ट है दोनों में, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 जो दोनों है वो प्रैक्टिस के लिए, दूसरा पार्ट है सर्विस के लिए यहाँ का, और बाकी सब जनरल के लिए। सो अगर हम लोग बोले जनरल बोले तो दोनों के लिए। सो यहाँ पे ये प्रैक्टिस वालों के लिए और ये प्रैक्टिस वालों के लिए। ठीक है। ये सर्विस वालों के लिए, ये जनरल क्लोज है, ये जनरल क्लोज है, ये जनरल है, ये जनरल है। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे मैं बताऊँगा रीज़न क्या है। तो ये चार्ट अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो प्लीज़ मैं 10 सेकेंड वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, सो यू कैन कॉपी दिस चार्ट। ठीक है। चलिए सो सिंपल सा क्लैरिटी रखो। शेड्यूल के 2 पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4, 1, 2, 3, 4। सेकंड शेड्यूल के 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। क्लोजेस कितने हैं सर? 12, 2, 3, 2, 10, 4, 1। मिसकंडक्ट लास्ट वाले पार्ट में अदर मिसकंडक्ट है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस वालों के लिए, सर्विस वालों के लिए, जनरल वालों के लिए। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो प्रैक्टिस वालों के लिए, जो सेकंड पार्ट होगा
फर्स्ट शेड्यूल का, वो सर्विस वालों के लिए, बाकी सब जनरल पार्ट। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना सर, जब आप एग्जाम में लिखोगे, चलो वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे करना है आंसर को प्रेजेंट। सो ये चार्ट हम लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आइए सर, अब सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसका हम लोगों ने बोला था कि फर्स्ट पार्ट में कितने, फर्स्ट शेड्यूल में कितने पार्ट है? 4 पार्ट। 4 पार्ट में पार्ट 1, 2, 3, 4। सो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल, जो इस वीडियो में कवर करने वाले, उसमें हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 हम लोग कवर करेंगे, और उसके अंदर हम लोग 6 क्लोज कवर करेंगे। टोटल 12 क्लोज है, जिसमें से हम लोग 6 क्लोज कवर करने वाले हैं, क्योंकि 6 क्लोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 क्लोज में से कम 1 से 2 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, कम से कम 5 से 10 नंबर का ये क्लोजेस है, 6 क्लोज। सो ये वीडियो आपको कितने मार्क्स देने वाला है सर? 5 से 10 नंबर। बस ध्यान से देखते जाओ, डिटेल्ड वीडियो है, 2x पे देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा देखना है। अगर पूरा नहीं देखा तो तकलीफ हो जाएगी। चलिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। चलिए सर, ये हमारा हो गया फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हम क्या बोल रहे हैं? पार्ट 1 की हेडिंग क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कौन से टाइप का? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस। ये लाइन जो है वो स्टैंडर्ड लाइन है, जो राइट करनी है इन एवरी आंसर। ये आप मार्क कर लो कि जो ये स्टैंडर्ड लाइन है, जो आपको अगर पार्ट 1 का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आपको लिखना है शुरुआती लाइन, जो स्टैंडर्ड लाइन है, जो एवरी आंसर में शुरुआत होते ही आपको लिखनी है क्या? ए सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नॉट अदर मिसकंडक्ट। So a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he। अब हम 6 क्लोज पढ़ेंगे। सो उसके अंदर हम लोग क्लोज 1 पढ़ रहे हैं। क्लोज 1 क्या बोलता है? सो क्लोज 1 अगर हम बोले, ये आपको जो क्लोजेज है वो वर्ड टू वर्ड, कोमा, फुल स्टॉप के साथ वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट डिक्टो आपको एग्जाम के अंदर लिखने। इसमें से कोई भी आपको नहीं चलेगा कि भाई हम लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए सर, सो क्या बोलता है क्लोज 1? क्या बोलता है? अलाउ एनी पर्सन को आप अलाउ कर रहे हो। देखो, आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए अगर यू आर अलाउइंग एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहे हो टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ये किया तो चलेगा, बोले तो अनलेस मतलब ये किया तो चलेगा। आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाओगे, आप प्रोफेशनल गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाओगे अगर आप किसी भी पर्सन को अलाउ करते हो टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनलेस मतलब ये किया तो चलेगा अगर सच पर्सन इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विथ और एम्प्लॉयड बाई हिम। सो ये 3 एक्सेप्शन है। सो बेसिकली अगर हम लोग इस क्लोज को देखें, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? अलाउ कर रहे हो। आप गिल्टी कब हो जाओगे? जब आप अलाउ करते हो किसी भी पर्सन को टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है, टू प्रैक्टिस इज नेम एज ए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अनलेस मतलब अगर ये किया तो चलेगा, बोले तो अगर वो दूसरा बंदा जो है वो सीए इन प्रैक्टिस है, या वो फिर पार्टनर है, या फिर वो एम्प्लॉय है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई नाम यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं XYZ एंड एसोसिएट्स में एसोसिएटेड हूँ, आई एम पार्टनर देयर, सो आई कैन यूज़ दैट फर्म नेम। अगर मैं पार्टनर हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ उस फर्म का नाम काम लाने के लिए, काम देने के लिए, ठीक है। अगर मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ तो भी मैं काम लाने के लिए वो फर्म का नाम यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो अदर देन सीए है, अदर देन पार्टनर है, या अदर देन एम्प्लॉय है, वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। सो हु कैन बी अलाउड? यहाँ पे चार्ट का पूरा एनालिसिस दे रखा है। क्या नॉन सीए को हम लोग अलाउ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्या सीए इन प्रैक्टिस को हम लोग अलाउ करेंगे? सो अगर वो पार्टनर है तो अलाउ करेंगे, अगर वो एम्प्लॉय है तो अलाउ करेंगे, और जो अदर होगा, मतलब अदर बोले तो वो, और एग्जाम्पल वो हमारा ना तो पार्टनर है ना एम्प्लॉय है, वो सीए इन सर्विस है या वॉट एवर, तो उसको हम लोग नाम यूज़ करने नहीं देंगे। सो 2 लोगों को मना की है, एक तो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक जो आपका पार्टनर नहीं है और जो आपका एम्प्लॉय नहीं है। सो बाकी सारे के सारे लोग क्या हो गए? डिसअलाउ हो गए। डिसअलाउ बोले तो उन पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग जाएगा। सो क्लोज 1 आपको वर्ड टू वर्ड, अब देखो शॉर्ट नोट्स इसके कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे बाजू में एक आपके लिए बना रखा है कि अगर आप अलाउ करते हो, इसको ना ब्रेक कर लो 4-5 लाइन में, क्योंकि ये आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। सो जो 32-33 क्लोजेज है उनको एक सेपरेट 4-5 नोटबुक के पेजेस में लिख लो, इट विल हेल्प यू बेटर, ठीक है।
लास्ट डे रिवीजन में जब आप एग्जाम के 2 बजे आप एग्जाम लिखने जाओगे तो 12 बजे जो आप है ना ये सारे क्लोजेज आप याद करके जाना, क्योंकि ये क्लोजेज का अगर आप ये क्लोजेज वर्ड टू वर्ड लिखते हो तो 1.5 से 2 नंबर तो आपको इनका ही मिल जाएगा, राइट। सो सबसे पहला क्या बोलते हैं, अलाउ कर रहे हैं हम एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए सीए अनलेस सच, मतलब ये किया तो चलेगा, सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए या एम्प्लॉयड होना चाहिए, सिंपल, ठीक है सर। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। सो आंसर कैसे लिखते हैं एग्जाम के अंदर और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। सो देखो मिस्टर सी क्या है, मिस्टर सी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है जिसने अलाउ किया हिज ब्रदर इन लॉ मिस्टर पी हु इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सो क्या नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउड है? नहीं, नॉट अलाउड। तो क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा? यस, ही विल बी लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। To practice in the name of Mr. CAC, he also allowed Mr. T, who is employee in his firm. Employee को allowed है सर, employee को allowed है, लेकिन जो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको अलाउड नहीं है to practice in the name. Whether Mr. C is correct in allowing his Mr. brother-in-law Mr. P? No, he is deemed to be guilty of professional misconduct. Mr. T को कर सकता है? Yes, ठीक है, वहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। एक ही क्वेश्चन में 2 सिचुएशन पूछी। अब देखो ध्यान से देखना आंसर कैसे करते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर क्लोज 1। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोज, कौन से क्लोज का क्वेश्चन है, देन उसका कौन सा पार्ट है और देन उसका शेड्यूल कौन सा है, इसीलिए वो आपका चार्ट इंपॉर्टेंट है। CPS, पहले क्लोज बताओ, देन पार्ट और देन शेड्यूल। क्लोज हमेशा नॉर्मल नंबर्स में रहेगा जैसे 1 2 3, पार्ट हमेशा रोमन नंबर में लिखना है जैसे पार्ट 1, शेड्यूल हमेशा वर्ड्स में लिखना है। अगर आपने शेड्यूल फर्स्ट की जगह ऐसे लिखा तो योर आंसर विल बी डिडक्टेड, ठीक है, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने पार्ट ऐसा लिखा 1 2 3 4 तो भी नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इनको रोमन में कर दिया तो भी नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। सो हमेशा क्लोज जो रहेगा वो नॉर्मल नंबर्स में रहेगा, पार्ट जो रहेगा वो रोमन नंबर्स में रहेगा, शेड्यूल जो रहेगा वो वर्ड्स में रहेगा, ठीक है। सो एज पर क्लोज 1 ऑफ पार्ट 1 टू द फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ये आपकी लाइन फिक्स रहेगी। सबसे पहले आपको क्लोज मेंशन करना है, देन आपको पार्ट मेंशन करना है, देन आपको वर्ड्स मेंशन करना है। सर क्या है, इज इट वर्थ टू लर्न दिस क्लोजेस दिस पार्ट नंबर? ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 25 नंबर का है तो इस पर आपको जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि 40 नंबर में से 25 नंबर का कंट्रीब्यूशन इज वेरी 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 बिग, ठीक है। चलिए, और ये फिक्स है कि इसमें से चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर ये आपकी स्टैंडर्ड लाइन, ए सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, ठीक है, ये आपने स्टैंडर्ड लाइन लिख दी। फिर आपका जो क्लोज का नाम है, अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए सीए अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो ए सीए इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाई हिम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट सबसे पहले मैं सिंपल, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोज जो आपको नॉर्मल नंबर्स में मेंशन करना है, नॉर्मल नंबर्स में। फिर आपको पार्ट जो रोमन नंबर होना चाहिए, जो आपका क्या होना चाहिए, रोमन में होना चाहिए। देन आपको शेड्यूल मेंशन करना है जो आपके वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड लाइन आएगी, फिर पूरा का पूरा क्लोज लिखना है आपको। क्लोज लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस करना है विथ गिवन क्वेश्चन। देन आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है, कंक्लूजन देना है, ठीक है। सो कंक्लूजन का अराउंड 2 नंबर रहेगा, क्रॉस रेफरेंसिंग का 1 नंबर रहेगा और क्लोज लिखने का, और इन सब को मिला के आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर। सो मोटा मोटी ये मार्क्स का रहता है प्रेजेंटेशन। सो कंक्लूड नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने कंक्लूड नहीं किया तो आपके 2 नंबर कट, मतलब आपको 5 में से 3 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। सो आंसर का फॉर्मेट है, आंसर फॉर्मेट लिख लो, अच्छे से लिख लेना सर, कोई नहीं बताएगा शायद आपको, ठीक है। सो सबसे पहले क्लोज, पार्ट, शेड्यूल, स्टैंडर्ड लाइन, क्लोज, क्रॉस रेफरेंसिंग विद गिवन सिचुएशन एंड कंक्लूजन। सेम आंसर भी आईसीए का देखोगा तो ये लिखा हुआ है, गिवन सिचुएशन क्या है आपकी और कंक्लूजन क्या है। सो देखो, इन द गिवन सिचुएशन सिंपल क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से छाप दो। देन कंक्लूड करना है आपको कि भाई वो क्या गिल्टी है या नहीं। सो आपको कंक्लूजन में ये बताना है कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, ठीक है। सो आपको कंक्लूड जो कर रहे हो आप, वहाँ पे आपको बताना है कि वेदर वो गिल्टी है या, जस्ट अ मिनट,
वेदर वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं बताया गिल्टी नॉट गिल्टी तो आपके 2 नंबर पूरे के पूरे गए। ठीक है सर, चलिए सर। सो हमारा क्लोज वन खत्म होता है, देन हमारा आता है सो जो क्लोज वन है वो क्लोज वन को हम बोलते हैं सर CA या बेसिकली बोले तो प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले बंदा क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। देन फिर दूसरा क्लोज क्या बोलते हैं, दूसरा क्लोज क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस की तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट्स करने पड़ेंगे बहुत सारे ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए। जस्ट आपको ये क्लोज, सो क्लोज टू की आपको हेडिंग लिखनी है तो क्या लिखोगे आप, पेमेंट। ठीक है, सो पेमेंट क्या बोल रहा है, पेमेंट में क्लोज क्या बोल रहा है, आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है। स्टैंडर्ड लाइन आपकी सेम जो पार्ट 1 वाली थी, क्लोज आपका हो जाएगा 2, पार्ट हो जाएगा 1 और फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सो क्लोज टू क्या बोल रहा है, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ। आपने पे किया या अलाउ किया या अग्री हो गया पेमेंट के लिए या अलाउ करने के लिए, क्या, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या, 4 चीजें, एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, किसमें, फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। सो आपने सबसे पहले क्या किया, पे और अलाउ किया और अग्रीज टू पे और अलाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। सो आपको लॉजिकली याद करना है कि आपने क्या, पेमेंट के लिए 2 लाइन है, पे और अलाउ और अग्रीज टू पे और अलाउ, कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या चीज, शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, SCB, किसमें, इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। किसको अलाउ कर दिया, मतलब गिल्टी कब हो जाओगे, जब आपने किया पेमेंट किसको, टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को कर दिया, लेकिन इनको किया, अदर देन बोले तो इनको किया तो चलेगा। सो सबसे पहले किसको अलाउ कर रखा है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, भाई कुछ भी कर सकता है, इंस्टीट्यूट का भाई, ICI, CA भाई वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कवर्ड नहीं होगा। एक CA दूसरे CA की कैसे भी हेल्प करता है, कोई भी टेंशन नहीं है, वो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कवर्ड नहीं है। सो अदर देन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, और 3 चीजें, पार्टनर कौन कौन होते हैं, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर। ठीक है, सो क्या किया मैंने, पेमेंट किया या अलाउ किया और अग्रीज टू पे और अलाउ, क्या, डायरेक्टली, कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या किया मैंने, शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, किसका शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन को किया तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा, लेकिन इनको किया तो चलेगा, मतलब अदर देन किसको, सबसे पहले मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, तो ये तो हो गया मेरा मेंबर वाले। फिर और ए मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, जो प्रिस्क्राइब कर रखी, किसी भी अदर प्रोफेशनल बॉडी का आप शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज दे सकते हो, यस दे सकते हो, और विथ सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में भी प्रिस्क्राइब। सो ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जिनकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है काउंसिल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज। पर्पज क्या था, आप क्यों दे रहे हो शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, ताकि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहाँ पे, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। सो क्लोज वापस देखो, पेज और अलाउज, क्लोज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर का क्लोज है, 2 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, सो पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या, शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, किसका, इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, किसको किया, टू एनी पर्सन किया तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाओगे, लेकिन इनको किया तो चलेगा। सबसे पहला आपका क्या हो गया, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और ए पार्टनर और ए रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, ये हो गए मेरे सारे मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। फिर और एनी मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और सच पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में भी प्रिस्क्राइब। देन किसके लिए कर रहे हो आप, फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया। सो आप रेंडरिंग कर रहे हो, क्या रेंडर कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज, इसीलिए आपने किया पेमेंट किया, किसका, शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज का। ठीक है, इन पर्संस के अलावा किसी को भी किया तो आप क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग जाएगा। ठीक है सर, प्रोफेशनल बॉडीज के आपके एग्जाम्पल दे रखे। सो आपका क्लोज तो इतना ही लिखना है, आपको आंसर तो इतना ही लिखना है जो ये बोल्ड है। ठीक है, चलिए, सो प्रोफेशनल बॉडीज में क्या क्या कवर हो जाएगी, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, एडवोकेट्स हो गए, बार काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स हो गए, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया हो गया। अब जो पर्सन है हैविंग सच पर्सन एज क्वालिफाइड, तो ये रेगुलेशन है काउंसिल का, इसमें कंपनी सेक्रेटरी, CS को आप शेयर कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, बैचलर इन लॉ और MBA, इन सबको आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है सर, डन।
चलिए, एक है ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक पेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया तो। सो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट इज आस्किंग ऑडिटर्स टू डिपॉजिट सच परसेंटेज ऑफ देयर ऑडिट फी फॉर रिकवरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस। द काउंसिल डिसाइडेड दैट एज सच देयर इज नो बार इन द कोड ऑफ एथिक्स टू एक्सेप्ट सच असाइनमेंट wherein a professional percentage of professional fee is deducted by government to meet the administrative and other expenditure। so कोई भी गवर्नमेंट आपको असाइनमेंट दे रही है जिसमें वो क्या कर रही है, देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली ऑडिटर है, ठीक है, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सर्टेन फीस कुछ डिडक्ट की, तो इसका मतलब ये नहीं जैसे ऑडिटर और गवर्नमेंट के बीच में डिसाइड हुआ था कि भाई 10 लाख रुपया मैं लूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 लाख डिडक्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑडिटर ने क्या किया, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिए शेयर कमीशन या ब्रोकरेज के लिए, नहीं, ये 1 लाख रुपए डिडक्ट इसीलिए हुआ ताकि वो एडमिन एक्सपेंसेस हो सके। सो ये क्लोज में कवर्ड नहीं है, ये एक्सेप्शन है। सो काउंसिल ने डिसाइड किया कि इट इज अलाउड, ठीक है। सो आपको एग्जाम में ये सिचुएशन पूछ ले तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। ये एक सर्टेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये आपको याद करना है, फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, सो वो दूसरा पार्टनर जो है उसको शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकते हो अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन कवर्ड है, ठीक है। और प्रोपराइटर के केस में विद इन वन ईयर आपकी फर्म का जो काउंसिल है उसको अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो एज ए गुडविल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। और एक ये इलस्ट्रेशन 6 दे रखे वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए, क्लोज 3 क्या है। सो हम लोगों ने 2 क्लोज किए अभी। सबसे पहले प्रैक्टिस, दूसरा पहले प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करूंगा तो बहुत सारे मुझे पेमेंट करने पड़ेंगे काम लाने के लिए, जो कौन से काम, शेयर कमीशन और ब्रोकरेज। देन तीसरी चीज़, अब पैसा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, काम मिलेगा, तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। ये जस्ट क्लोज को याद रखवाने की टेक्निक है। सो पहला मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद मैं पेमेंट करूंगा, किस वे में, शेयर कमीशन या ब्रोकरेज में। जब मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिसीट मिलेगा। सो रिसीट में मैं क्या कर रहा हूँ सर, सो क्लोज 3 क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट any part of the profit of the professional work of a person who is not a member of the institute। क्लोज 3 एकदम छोटा सा मासूम सा मेरे जैसा क्यूट सा है कि अगर आप क्या कर रहे हो सर, सिंपल वापस देखो ध्यान से, अगर आप क्या कर रहे हो सर, एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर अग्री कर रहे हो टू एक्सेप्ट क्या, एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ, किसका प्रॉफिट कहां से निकलेगा, प्रोफेशनल वर्क से, ऑफ ए पर्सन जो मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का। अगर मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का तो उससे आप क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रॉफिट। सर इसका मतलब जो एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी है उसको हम लोग पेमेंट देंगे लेकिन उससे ले नहीं सकते, नहीं, वो एक्सेप्शन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और एनी क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है उनसे आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल चीज़ है कि आप क्या करोगे, एक्सेप्टेंस भी कर सकते हो। सो पहला क्लोज था मेरा प्रैक्टिस का, दूसरा क्लोज था पेमेंट का, तीसरा क्लोज था रिसीट का। सो इसकी हेडिंग अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हो रिसीट। सो क्लोज 3 क्या बोलता है, एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट क्या, एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क, किसका, ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक्सेप्शन में ये 2 लोग हैं, अदर प्रोफेशनल बॉडी और एनी सच क्वालिफिकेशन एज में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। एक सीए दूसरे सीए को रेफरल फीस दे सकता है, बिंदास दे सकता है सर, प्रोफेशनल एथिक्स में कवर्ड नहीं है, सीए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए सर, फिर हमारा आता है सर क्लोज 4, ठीक है। तो इसकी देखो कैसे याद करते हैं सर। सो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रैक्टिस जमाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे पेमेंट्स किए होंगे, फिर हमको रिसीट भी हुई होगी, ठीक है। पेमेंट किया शेयर कमीशन ब्रोकरेज का तो हमको काम मिला होगा तो हमको रिसीट भी मिली होगी। फिर हम लोगों ने सोचा यार अब इस सोल प्रोपराइटर प्रैक्टिस को और बढ़ाते और हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। सो क्लोज 4 क्या है आपका, पार्टनरशिप, ठीक है सर। चलिए, ठीक है। सो क्लोज 4 आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, यस सर, वर्ड टू वर्ड याद करना है। चलिए, सो क्लोज 4 क्या बोलते हैं, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। अगर आप एंटर होते हो पार्टनरशिप में, कहाँ हो एंटर हो रहे हो, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। देखो मैं एक एक लाइन तोड़ रहा हूँ तो आप एक एक लाइन को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसा पूरा बना रखा है, एंटर इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना, सो मैं बेसिकली ऐसे ही याद करता हूँ, ठीक है। और क्लोज वर्ड टू वर्ड याद करना है तो इसको ब्रेक कर लेने का बहुत सारी लाइन्स में, ठीक है। ये मैं लाइव क्लास के अंदर सब कुछ करवाता हूँ, ठीक है। चलिए सर, सो प्रोफेशनल एथिक्स इज़ माई फेवरेट चैप्टर एज वेल एज जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका 25 मार्क्स में से
मतलब अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जो मेरा सेकंड बैच भी चल रहा है, सो हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, तो टेस्ट के अंदर भी लोगों के लाइक 70% उनको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स का मैंने टेस्ट लिया था, तो मोर देन 70% लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो क्लोज 4 क्या बोल रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, एंटर इनटू पार्टनरशिप कहाँ पे, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, किसके साथ, विथ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ आप एंटर हो रहे हो अदर देन सीए इन प्रैक्टिस। सो एंटर कर रहे हो आप पार्टनरशिप में, आप गिल्टी कब हो जाओगे, अगर आप एंटर हो रहे हो पार्टनरशिप में इन इंडिया, इंडिया में भी या आउटसाइड इंडिया में भी, ऐसे पर्सन के साथ जो सी इन अदर देन सी इन प्रैक्टिस है, या ऐसा पर्सन जो मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी है हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में भी प्रिस्क्राइब इंक्लूडिंग ए रेजिडेंट हु बट फॉर इज रेजिडेंट अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज मेंबर under subsection 4 or whose qualification are recognized by central government or the council for the purpose of permitting such partnership, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या हो रहे हो, एंटर हो रहे हो, वापस सर शांति से सुनो, थोड़ा क्लोज बहुत बड़ा है, ठीक है, अब मेरे जैसा मासूम नहीं है। सो क्या बोल रहे हैं, एंटर हो रहे हो आप पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, कहाँ पे हो रहे हो सर, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, किसके साथ हो रहे हो, एनी पर्सन के साथ, तो आप हो गए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन इनके साथ अगर आप एंटर होते हो तो चलेगा। सो आप एंटर हो रहे हो पार्टनरशिप में, वही लॉजिक है, सेम टू सेम, क्लोज जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, किनके साथ आप एंटर नहीं हो सकते, किसी भी पर्सन के साथ, एरे गेरे के साथ सीए कभी भी काम नहीं करता है, कभी भी पार्टनरशिप नहीं करता है। सो ये हमारा प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है कि आप किसी भी एरे गेरे के साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कि इनके साथ किया तो चलेगा, अगर वो दूसरा बंदा क्या है, सीए इन प्रैक्टिस है, या फिर वो मेंबर है किसी प्रोफेशनल बॉडी का तो चलेगा, ठीक है, या फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड है। आप रेजिडेंट के साथ भी कर सकते हो या नॉन रेजिडेंट के साथ भी कर सकते हो, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अगर क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड किससे, क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप। सो किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हो, लेकिन इनके साथ किया तो चलेगा, किसी भी पर्सन के साथ नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ किया तो चलेगा। सो पहला है सी इन प्रैक्टिस, आप उसके साथ कर सकते हो। दूसरा, मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, उसके साथ कर सकते हो, ठीक है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, तो उनके साथ आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी पर्सन के साथ आप नहीं कर सकते। सो ये हमारा है सर क्लोज 4 डन। सो आप किसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, मेंबर, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एक्चुअरी, ठीक है सर। चलिए, अब आता है सर हमारा क्लोज 5। देखो मैंने क्लोज 12 जो क्लोज है ना उनके जोरदार बोले ना, तो सबसे पहले क्लोज क्या है, प्रैक्टिस। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करोगे, बहुत सारे पेमेंट करने के बाद आपको क्या होगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, रिसीट्स मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, क्लोज 4 में आपने क्या किया कि यार चलो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, थोड़ा धंधा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब धंधा बढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ए पार्टनर था, बी पार्टनर था, तो ए और बी, ए पार्टनर ही सोल प्रोप्राइटर था, तो बी पार्टनर ने भी क्या किया, उसको इन्वॉल्व किया, तो बी पार्टनर का भी उसको वर्क मिलेगा। सो सिक्योर करना क्या, वर्क, ठीक है। सो ये है सिक्योरिंग वर्क, ठीक है। चलो सर, सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, सिक्योर कर रहे हो आप क्या, प्रोफेशनल बिजनेस। सो आपकी इसकी हेडिंग डाल सकते हो, सिक्योर करना प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है। सो क्लोज को याद करते हैं पहले, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, सिक्योर कर रहे हो आप क्या, आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कवर हो जाओगे अगर आपने सिक्योर किया वर्क इस तरीके से, ना तो वो आपका एम्प्लॉय है या फिर ना ही आपका वो पार्टनर है, और बाय मीन्स विच आर नॉट ओपन टू सीए एनी प्रोफेशनल बिजनेस। सो आप क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस, तो आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ ए पर्सन, जो आपका ना तो एम्प्लॉय है, ना आपका पार्टनर है, ना ही वो सी इन प्रैक्टिस है, ठीक है। और ऐसे मीन्स विच आर नॉट ओपन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिटर का काम है, या फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंसी का काम है, मैं लेने गया, ठीक है। सो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था सी बंदा, ठीक है। अब मैंने बी ने ए को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, उसको यही रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई सी तुझे एनओसी देना पड़ेगा कि भाई तू मुझे एनओसी दे कि मैं इसका काम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। डायरेक्टली आप अपने भाई का काम नहीं चुरा सकते। बेसिकली आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप अपना बोले ना कि जो आपका भाई है उसका काम ही चुरा लेने का, ठीक है। सो वो आप नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पे बैन कर दिया है, वो आपको मना कर दिया है कि आप ऐसे जो इनडायरेक्ट वे है या बेसिकली बोलने जाए तो किसी और का काम आपने
ले लिया कि भाई इसको मैं सस्ते में कर दूंगा, तो वो सब अलाउड नहीं है। सो अगर आप सिक्योर कर रहे हो वर्क ना किसके थ्रू, ना तो वो आपका एम्प्लॉय है ना वो आपका पार्टनर है, और ऐसे आपने मीन्स यूज़ किए जो ओपन नहीं है किसके, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो फिर वो आप काम नहीं ले सकते। ठीक है सर। सो ये हमारा होता है क्लोज 5 खत्म। ठीक है, क्लोज 5 छोटू सा है, उसके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल इसके अंदर। क्लोज 6 सबसे 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है। जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से क्लोज 6 हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसका पक्का आएगा। ठीक है सर। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सो हम लोग वापस सुनते हैं। क्लोज 1 क्या था हमारा सर, प्रैक्टिस। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे पेमेंट किए होंगे, तो उससे हमको क्या हुआ होगा, बहुत सारी रिसीट हुई होगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप में एंटर हुए। पार्टनरशिप के बाद हम लोगों ने पार्टनर का क्या वो किया, सिक्योर किया वर्क। फिर अब हम लोगों को और सोलिसिट करना, हमारा पेट नहीं भरा पार्टनर का काम लेने से, तो हम लोगों ने सोलिसिट किया वर्क थ्रू एडवर्टाइजमेंट। क्या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं सीए, नो 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 बिग नो। ठीक है, तो उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस है। ये क्लोज 6 प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप सीए इन प्रैक्टिस ओपन करोगे। सो सबसे पहला क्या बोलता है आपको, ध्यान से सुनना। अगर आप सोलिसिट कर रहे हो, सो बेसिकली जस्ट मैं ये अंडरलाइन हटा देता हूँ। ठीक है, सो क्लोज तो छोटू सा ही है, लेकिन इसके नंबर वेटेज बहुत है। ये आपको इतने, ये 2 लाइन्स आपको याद रखनी है। ठीक है, सो देखो 2 लाइन के 2 नंबर कौन देगा, ठीक है, वो भी सीए के अंदर। ठीक है, चलिए। सो आप क्या कर रहे हो, सोलिसिट कर रहे हो। सोलिसिट मतलब आप काम ले रहे हो, क्या सोलिसिट कर रहे हो आइदर क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सोलिसिट कर रहे हो। क्या सोलिसिट कर रहे हो, क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क। कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस मीन्स के थ्रू, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू। सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स के थ्रू अगर आप काम लेते हो तो यू आर deemed to be guilty of professional misconduct. So a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he solicit, क्या कर रहा है, solicit client और professional work directly या indirectly through circular, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स। सो आप अगर सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू अगर आप कोई भी काम ले रहे हो तो वो आपको अलाउड नहीं है, क्लियर कट मना कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको जस्ट ध्यान में रखना है, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है। सो क्या बोल रहे हैं, अगर एक सीए दूसरे सीए से अगर वो काम लेता है, इनवाइट कर रहा है और सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस, इट इज अलाउड। एक सीए, 2 सीए आपस में कुछ भी कर सकते हैं, सीए आर भाई, सो वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं आपस में। ठीक है, और एक मेंबर जो है वो रेस्पॉन्ड कर सकता है टेंडर और इंक्वायरीज को इश्यूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क एज ए सीक्वेंस। सो जनरली गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट बॉडीज होती है, वो क्या करती है, जनरली टेंडर इशू करती है फॉर एनी प्रोफेशनल वर्क, तो सीए उसके अंदर टेंडर इशू कर सकता है, टेंडर भर सकता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, एक जो अपना ICAI का इंस्टीट्यूट है उसने क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है जो टेंडर निकाल रही है, ऑडिट के लिए टेंडर निकाल रही है, तो वो उसमें आप टेंडर नहीं भर सकते। आप टेंडर नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि ऑडिट एक ऐसा एरिया है जो कौन कर सकता है, खाली ऑडिट कौन कर सकता है, सीए, ओनली सीए। ठीक है, तो उसका टेंडर आप नहीं भरोगे। लेकिन ऑडिट का भी आप टेंडर भर सकते हो अगर मिनिमम जो फीस है टेंडर के अंडर ही क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। सो बेसिकली इसका लॉजिक क्या है सर, क्योंकि जो हमारा ऑडिट है ना वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सो आपने फॉर एग्जांपल ONGC ने टेंडर निकाला और उसने फीस प्रिस्क्राइब नहीं की, तो हर एक सीए बोलेगा यार मेरे प्रोफाइल के अंदर ONGC का नाम जुड़ जाए तो क्या ही है, तो हर सीए अपने इसमें लेगा कि बोलेगा मैं 50 लाख में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 40 लाख में कर दूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 लाख के अंदर कर दूंगा ONGC का ऑडिट। सो ICAI चाहता है कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना नाम ही खराब कर रहे हो, सो हम लोग ये नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, 10 लाख में इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे, आपकी जो सर्विसेज है वो डिपेंड किस पे हो जाएगी, फीस प्रोवाइडेड पे। ठीक है, सो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। सो ONGC को अपने क्वांटम के हिसाब से वही फीस कर देगा कि भाई मिनिमम 5 करोड़ रुपया है अभी उसके ऊपर। सो ONGC को क्या देखेगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखेगा तुम्हारा, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तुम्हारी फर्म की ब्रांचेस कितनी हैं, मेंबर्स कितने क्वालिफाइड है, वो सारी चीज़ें देख के तुमको ऑडिट देगा। ठीक है सर, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी।
ठीक है। फिर इसके क्लोज के जो है ये बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि भाई इन सब चीज़ों में क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से ही आता है, ठीक है। सो पहला बोल रहे हैं क्या आप एडवर्टाइजमेंट या नोट दे सकते हो प्रेस में? नहीं। सो उसके एक्सेप्शन है कि आप कब दे सकते हो। सो एक मेंबर दूसरे मेंबर से दूसरे सीएन प्रैक्टिस से प्रोफेशनल वर्क ले सकता है, यस सर ले सकता है। दूसरा, एक मेंबर जो है अगर सीए है, उसकी फर्म है, सो अगर उसकी फर्म है तो वो एडवर्टाइजमेंट में डाल सकता है कि भाई हमारी पार्टनरशिप थी और हमारी डिसोल्व हो गई। लेकिन उससे ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम लोग ये भी डालो हमारे कितने पार्टनर्स थे, अभी कितने हो गए, कितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, वो नहीं। सिंपल हमारी पार्टनरशिप डिसोल्व हो गई, बहुत ही बेयर मिनिमम जिससे लोगों को ईजिली समझ आ जाए कि हाँ ठीक है चलो। सो बेसिकली बोले ना, नीडलेस पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आप जर्नल में, जो आईसीआई का जर्नल है, न्यूज़लेटर है, वहाँ पे आप अपना काम डाल सकते हो, अपनी फर्म का नाम वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। सो कितने आप लोग डाल रहे हो। सो बेसिकली एक नीडलेस पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको काम चाहिए तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सो एम्पेनलमेंट हो सकते हो आप ऑडिट के लिए या अदर प्रोफेशनल वर्क के लिए, यस सर एम्पेनल हो सकते हो, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जाके आपको फ़ोन नहीं लगाना। बेसिकली रोविंग इंक्वायरीज जो है, आपके क्वेश्चन में भी आएगा काफ़ी बार, आप रोविंग इंक्वायरीज कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने की तो यू विल बी डिसअलाउड, ठीक है। रेस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर और एडवर्टाइजमेंट एंड सर्कुलर, यस सर कर सकते हो, लेकिन टेंडर में अगर आपका काम ऑडिट का है और ऑडिट का है और ऑडिट का है और उसके अंदर अगर मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब नहीं है तो वो काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिकेशन कर सकते हो बुक, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन का, लेकिन कोई भी बुक, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन आप पब्लिश कर रहे हो तो आप कौन सी फर्म के साथ एसोसिएटेड हो, कितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मेंशन करनी है, ठीक है। अगर आप ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन इशू कर रहे हो, ठीक है, सो डज नॉट अप्रूव द इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड और पर्सनल इनविटेशन बाय मेंबर इंडिकेटिंग देयर प्रोफेशनल डेजिग्नेशन स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन, सो वो सारी चीज़ें आप मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी बार मैरिजेज में हम लोग अपना लिखते हैं ना अपने ऑफिस का एड्रेस वगैरह, तो वो एक चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई भी आप लिख रहे हो तो वो आपके जो कार्ड है वो रिलेटिव्स को ही खाली आप इशू करो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो सिल्वर, गोल्डन और प्लेटिनम और सेंटेनरी सेलिब्रेशन का, यस सर वी कैन डू द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लेकिन वो खाली किस में कर सकते हो, आप पब्लिश कर सकते हो आईसीआई का जो न्यूज़लेटर है, खाली वहाँ पे, ठीक है। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ परमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल जो आईपीएल है वहाँ पे मैंने बीसीसीआई को मैंने बोला कि यार मेरी फर्म का वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट करो, पूरी लोग देखेंगे बहुत सारे, ठीक है। फॉर एग्जांपल XY संजय गिलरा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो स्पॉन्सरशिप या मैं मेरी टीम को, मैं मेरी एक क्रिकेट की टीम बना दूँ, ऐसा सब मैं नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आईसीआई का इवेंट होता है वहाँ पे मैं आई कैन मेक स्पॉन्सर, यस सर, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन से, CPE डायरेक्टरेट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में टीचिंग और कोचिंग एक्टिविटीज़ का नहीं कर सकता, वहाँ पर मैं टीचिंग और कोचिंग एक्टिविटीज़ का कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर ही मैं अपनी फर्म का नाम ऐड कर दूँ, वो मैं नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। सो फर्म प्रोफाइल कर रहे हो, मैं कोई भी क्लाइंट आपको दिखता है, कोई भी शॉप पे आप शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे आपने अपनी फर्म प्रोफाइल पकड़ा दी कि कोई काम हो तो हमको बताना, तो वो सब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीआई चाहता है क्लाइंट आपके पास आना चाहिए, आप क्लाइंट के पास नहीं जाने चाहिए, ठीक है। टेलीविज़न में या मूवी क्रेडिट्स में आपका नाम नहीं लिखना चाहिए, लिख सकता है, ऐड कर सकते हो, लेकिन एक अलग से आपका ग्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सबके नाम आते हैं तो सबके नाम के साथ आप अपना नाम ऐड करवा सकते हो, ठीक है, बट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उसकी एडिटिंग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय रोविंग इंक्वायरीज, आप रोविंग इंक्वायरीज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सर, फॉर एग्जांपल आपने रिप्रेजेंटेशन किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल काफ़ी बार होता है ना, ऑडिटर रिजाइन करता है या ऑडिटर को निकाल देते हैं कंपनीज, सो निकालने का वो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक एक्ट है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट है, वहाँ पे बोलता है कि तुम ऑडिटर अपने शेयर होल्डर को जाके बोल सकता है कि भाई मैं रीअपॉइंटेड के लिए एलिजिबल हूँ, फिर भी ये लोग मुझे निकाल रहे हैं, ठीक है। बट आपको सिक्योर नहीं करनी है इतनी सारी पब्लिक में नीडलेस पब्लिसिटी कि भाई मेरी फर्म का इतना एक्सपीरियंस है, मैंने आपकी कंपनी का 5 साल से ऑडिट किया है, इतने प्रोफेशनल बंदे, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आप कोई भी ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क है बाय मेंबर इमेनेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम। सो फॉर एग्जांपल मैं एक शादी में गया, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे अपने क्लाइंट से, जो उसका हार्ट था, जो उसकी प्रैक्टिस का हार्ट था, उससे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरे मन में लालच जागा, मैंने डायरेक्टली मैं क्लाइंट के पास गया, उसके क्लाइंट के पास डायरेक्टली उसको बिना बताए, और मैंने बोला कि यार देख, ये तेरा ऑडिट इतना, ये मेरा खास दोस्त है, इसमें इतना अच्छा नहीं है, एक काम कर, यही चीज़ मैं तेरे को 50% डिस्काउंट देता हूँ और तू मुझे काम दे दे। सो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, एक प्रोफेशनल पर्सन का या प्रोफेशनल सीए का आप काम नहीं चुरा सकते विदाउट
गिविंग इन्फॉर्मेशन टू हिम। ठीक है, पब्लिक इंटरव्यूज आप दे सकते हो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट, अपनी फर्म का प्रोफेशनल अटेनमेंट वो आप नहीं बता सकते। ठीक है, आप जो बॉक्स एडवर्टाइजमेंट होते हैं न्यूज़पेपर में वो आप नहीं कर सकते। एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हो, लेकिन कभी भी आपको अपनी फर्म का नाम मेंशन नहीं करना है एजुकेशनल वीडियोस के अंदर। ठीक है सर, सो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी एंड आपका क्लोज यहाँ पे खत्म होता है। सो 6 क्लोज हम लोगों ने पढ़े, 40 मिनट्स लगे हमको, लेकिन 40 मिनट्स में आपको 10 नंबर आपको मिल जाएंगे सर, गारंटीड, अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है। 6 क्लोज किए, अभी 6 क्लोज के सारे क्वेश्चन आंसर आप खत्म कर लीजिए। यू कैन यूज़, बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ मटेरियल, सो बेसिकली जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको आइडियली पंकज गर्ग सर का जो कंपाइलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा कंपाइलर कोई और ऑथर बना ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 गुड, वेरी ब्रिलियंट कंपाइलर। ठीक है, पॉइंटर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंट जो है वो बनाया हुआ है सर ने, सो वो आप यूज़ कर सकते हो एंड उसके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। इट इज़ वेरी गुड कंपाइलर। ठीक है सर, चलिए, मैं भी जब अपना एग्जाम मैंने क्लियर किया था, सो मैंने भी जो यूज़ किया था पंकज गर्ग सर का कंपाइलर एंड ICA का स्टडी मटेरियल, ये 2 मेरे मेन मटेरियल थे। इसी से मैंने पढ़ाई की थी पूरे CA फाइनल की एज वेल एज CA इंटर की। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना सर, और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, देखो कुछ बच्चे होते हैं बड़े बदमाश होते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, उनको सब समझ भी आ जाता है, लेकिन यार वापस रिटर्न भी हमको दो यार, लाइक वाइक करो, फीडबैक डालो, कमेंट करो। ठीक है, और हाँ, जो जिसका कमेंट जो एक्चुअल में अच्छा फीडबैक डालेगा, अच्छा फीडबैक इन द सेंस कि जो मेरे को इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बता सकता है कि सर ये चीज़ें भी आप एडिशनल करवा सकते हो, ये चीज़ें आपकी जो है इसमें आप एडिशनल कर सकते हो, क्या वीडियोस चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें कमेंट में लिखो, तभी आपको मुझे पता चलेगा मैं आपसे इंटरेक्शन कैसे कर सकता हूँ। जब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि सर ये चीज़ें होती तो और मज़ा आ जाता। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर गुड फॉर एग्जाम्स। ठीक है, एंड आपको सारी की सारी चैप्टर 19 की सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जल्द। ठीक है, बाय दिस मंथ एंड आपको इजीली सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी सर। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक सब कुछ डाल रखा है और चैप्टर 19 डाल दिया, तो ये कंप्लीट इतना सा पोर्शन आपको कम से कम 80 to 85% आपका सिलेबस कवर करता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये अगर आपने कर लिया, बेसिकली मेरी प्लेलिस्ट पूरी मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 एंड चैप्टर 19 कंप्लीट स्टडी मटेरियल से हम लोगों ने पढ़ा रखा है वर्ड टू वर्ड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए वंडरफुल एग्जाम, थैंक यू।